हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं. So we'll be solving few questions based on this particular topic. Anji, good evening, Mehak, and whoever has joined in, good evening. All right, so now let me share the screen with you. All right, so आप यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो. So fortunately आज कोई इशू नहीं है मेरे एंड पे, so I think all of you can very clearly see everything. ठीक है, एक फटाफट से क्विक रिवीजन यहाँ पे लेते हैं ताकि जिनका मिस हो गया था कल के क्लास के अंदर उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए. सो बेसिकली आज हम लोग हमारा चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला हमने स्टार्ट कर दिया है, ये वाला चैप्टर, और इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं एंड होपिंग दैट आपके within few days we will be able to complete this chapter. It's not a very long chapter, बहुत lengthy chapter ये है नहीं, so it's a very small chapter. ठीक है, तो हमने बात किया था हमारे सेल साइकिल के बारे में. जब भी हमारे सेल साइकिल की बात करते हैं, so you will have your something like your M phase. M phase आपको यहाँ पे मिलेगा. M phase के अलावा you will be having something like your G1 phase. उसके साथ साथ आपको मिलता है देखने के लिए आपका, ये है मेरा यहाँ पे G1 phase. Let me write it down. That's my G1 phase, right? Then उसके बाद आपका यहाँ पे आता है S phase. So उसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा something like your S phase. So now you have your S phase, right? And after that we'll be having something like your G2 phase. This will be my G2 phase. अब एक चीज आप याद रखिएगा कि आपका जो G1 फेज होता है, S फेज होता है, और आपका जो G2 फेज होता है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग सर. इंटरफेस. यस, गुड इवनिंग. एंड यस, इट विल बी कॉल्ड एज माय इंटरफेस. इंटरफेस. तो आपके जो G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है, इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज ए इंटरफेस. इंटरफेस में याद रखिएगा कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल सेल डिवीजन. सो इंटरफेस के अंदर सेल अपने आप को करेगा प्रिपेयर आपके सेल डिवीजन के लिए. और जो एम फेज आपका यहाँ होता है बेसिकली यहाँ पे मेटाफेज, माइटोसिस फेज. हाँ जी, ये आपका होता है माइटोसिस वाला फेज. तो एम फेज जो आपका यहाँ पे रहेगा बेसिकली एम फेज जो आपका यहाँ पे, इसको हम इवन कहता है माइटोसिस फेज, राइट, और माइटोटिक फेज. तो यहाँ पे बेसिकली आपका होगा आपका सेल डिवीजन. सो दिस फेज द टाइम व्हेन आप अपना सेल डिवीजन यहाँ पे आपका करते हो. अब एक बार फिर मैं आपसे यहाँ पे चेक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा. जब भी हम चेक पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखना पहला चेक पॉइंट मेरा आता है बिटवीन द G1 फेज एंड S फेज. ये भूलना मत सब लोग, याद रखना पहला चेक पॉइंट मेरा लग रहा है इसके बीच में, बिटवीन द G1 एंड द S फेज. सो ये मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 1. सेकेंड चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा बिटवीन द G2 फेज एंड M फेज. सो ये है मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2. याद रखिएगा सब लोग, चेक पॉइंट्स का काम यहाँ पे ये होता है कि वो लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सब चीजें सही से चल रही या नहीं चल रही. अगर कोई चीज गड़बड़ है तो चेक पॉइंट उसे देख के उसे वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता है. एंड देन यू हैव द चेक पॉइंट नंबर 3 जो आपका आता है माइटोसिस के अंदर. सो यू विल हैव दिस देन चेक पॉइंट नंबर 3. क्या करता है चेक पॉइंट नंबर 3 हमने बाद में देखना है, बस याद रखना कि वो आता कहाँ पे. अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज ऐड करना चाहूंगा, स्ट्रेंज सेंटेंस. सो यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि आपके जो चेक पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इनके अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि यार यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बेसिकली चेक पॉइंट के अंदर कौन होता है जो काम करता है, तो याद रखना जितने भी आपके चेक पॉइंट्स होते हैं, जितने भी आपके चेक पॉइंट्स होंगे, उन चेक पॉइंट्स के अंदर आपको मिलेंगे कुछ प्रोटीन काम करते हुए. एंड दोज प्रोटीन आर कॉल्ड एज माय साइक्लिन. एक होता है आपका साइक्लिन और दूसरा होता है आपका सीडीके. ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, कि आपके चेक पॉइंट के अंदर दो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दो टाइप के प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. एक आपका होगा साइक्लिन और दूसरा आपके यहाँ पे होगा सीडीके. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी अ प्रोटीन. दोनों के दोनों यहाँ पे आपके प्रोटीन है, और यही प्रोटीन आपकी मदद करते हैं चेक पॉइंट के अंदर. सो चेक पॉइंट में जो भी चेकिंग का जो काम होता है ना, वो ये लोग कर रहे होते हैं. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज माय साइक्लिन और इज कॉल्ड एज माय सीडीके. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. और सीडीके का फुल फॉर्म यहाँ पे पता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. साइक्लिन
डिपेंडेंट काइनेज। तो ये नाम होता है मेरे सीडीके का। तो प्लीज ये बात आप याद रख लेना, दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगली बार आपके सामने ये टर्म है ना साइक्लिन या सीडीके, तो समझ जाना ये मेरे वो प्रोटीन है जो सेल साइकिल में चेक पॉइंट पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा चेक पॉइंट नंबर 1 होगा वो आपको बताया था मैंने कि क्या करता है, ये चेक करेगा कि क्या मेरे एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बने हैं या नहीं बने, क्या मेरे सही अमाउंट में प्रोटीन बने हैं या नहीं बने, वो यहाँ पे चेक कर लेगा। ठीक है, मेरा चेक पॉइंट नंबर 2 क्या चेक करेगा, कोई मुझे बता दें फटाफट। चेक पॉइंट नंबर 2 क्या चेक करता है? डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हुआ है? हाँ जी, क्या डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ये मेरा चेक करेगा मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ है, राइट, तो आप उसे सही करोगे, आप उसे रिपेयर कराते हो। यू टेल सम मैकेनिज्म, कुछ आप प्रोटीन को बोलोगे यार आप इस डीएनए को कर दो रिपेयर, और वो करने के बावजूद अगर आपका डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, उसमें अभी भी अगर आपको एरर दिखता है, फिर आप क्या करते हो? एपोप्टोसिस होता है जिसमें जो सेल होता है वो डेड हो जाता है। बिल्कुल, देन यू टेल द सेल कि अब, हाँ जी, देन यू टेक कैरी आउट द प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी। तो याद रखना चेक पॉइंट नंबर 2 का काम ये होता है ये देखना कि क्या डीएनए मेरा सही से बना है या नहीं बना है। अगर वो नहीं बना है देन आप उसे रिपेयर करते हो डीएनए को। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता देन आप प्रोग्राम सेल डेथ करते हो, दैट मीन्स आप सेल को खत्म कर देते हो, आप मार डालते हो, राइट। दैट इज व्हाट डन बाय माय चेक पॉइंट नंबर 2। एंड देन यू हैव द चेक पॉइंट नंबर 3 जो आपको बीच में आपको मिलेगा। तीनों के अंदर याद रखना प्रोटीन जो इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे दैट इज माय साइक्लिन एंड सीडीके। साइक्लिन प्रोटीन, हाँ जी, साइक्लिन एंड सीडीके, ये 2 प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीज आपको बताना चाहूंगा। सो आई विल जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। जब भी हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो एक चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ज्यादा आपका टाइम लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार इंटरफेस आपका लाइक कितना परसेंटेज टाइम ले रहा है, तो यार इतना इंटरफेस यूजुअली टेक्स अराउंड 95% ऑफ द टाइम। जब अपने आपको सेल प्रिपेयर करता है इंटरफेस, तो याद रखना इसके अंदर आपका लाइक अराउंड सेल साइकिल के अंदर 95% ऑफ द टाइम इज कंज्यूम बाय द इंटरफेस, राइट। और जो आपको जो एम फेज होता है जहां पे आपका डिवीजन होता है, एक्चुअली में सेल डिवीजन होता है, एम फेज ओनली कंज्यूम्स अराउंड 5% ऑफ द टाइम। 5%। हाँ जी, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद कि अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इंटरफेस कितना टाइम कंज्यूम करता है सेल साइकिल के अंदर, देन विल टेल देम 95% टाइम कंज्यूम कर लेता है। एक और चीज आप सबने यहाँ पे कल बताई थी मुझे, एम फेज जो होता है वो लगभग आपका लेता है 1 घंटा। ये आपका पूरा प्रोसेस खत्म होने में आपका 1 आवर लग जाता है, राइट। सो 1 घंटा ही लगता है आपके एम फेज को। और जो पूरा जो आपका सेल डिवीजन होता है, द कंप्लीट सेल डिवीजन टेक्स अराउंड 24 आवर्स। पूरा जो आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन आपका जो लगता है यहाँ पे, वो आपके लगते हैं यहाँ पे पूरे 24 आवर्स। सो याद रखिएगा 24 घंटे में से 1 घंटा ही लगता है आपके एम फेज को, बाकी के 23 घंटे आप लगा रहे हो इंटरफेस के अंदर। सो रिमेनिंग 23 आवर्स यू आर स्पेंडिंग इन द इंटरफेस। तो याद रखिएगा इंटरफेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका लाइक पार्ट है आपके सेल साइकिल का। यहाँ पे सेल अपने आपको करेगा प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल सेल डिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है हमारे जीवन फेज के अंदर। सो वी हैव समथिंग दैट इज समथिंग वी हैव सीन दैट, राइट। मैं बस 1-2 चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा, तो जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ उसको आप याद रखेगा। सी, जब भी हमने जिक्र करते हैं हमारे जीवन फेज का, वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द जीवन फेज, तो आपने एक चीज यहाँ पे याद रखी कि यहाँ पे क्या होगा, मेरे सेल का ग्रो होगा, सेल विल ग्रो इन साइज। सो सेल का ग्रोथ आपको मिलेगा यहाँ पे। सो सेल का ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो सेल के अंदर आपको ग्रोथ होते हुए यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ साथ हमने देखा था कि यार इसके अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा, राइट। एडिशनली आप एक और चीज याद रखिए, जीवन फेज के अंदर इवन आपके ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन होता है। ऑर्गेनल्स जो आपके जितने भी है आपके सेल के अंदर, दे अंडरगो रेप्लिकेशन। उनके अंदर रेप्लिकेशन आपको होते हुए मिलेगा इन द जीवन फेज। तो इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि समझो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया खड़ा हुआ है आपका यहाँ पे, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में से एक और माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनल रेप्लिकेशन। सो एक माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास, आपका एक और बन जाएगा। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स जो आपके होते हैं सेल के अंदर, वो अपने आप को उनका नंबर बढ़ने लगता है। सो दे अंडरगो रेप्लिकेशन।
सो ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। अगर आपके पास 5 लाइसोसोम्स है तो 5 के आप 10 कर दोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट 1 के 2 हो जाएंगे, 2 है तो 2 के 4 हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपकी होती है जीवन फेज के अंदर। सो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच हैपेंस इन द जीवन फेज। तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। जीवन फेज को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ ज्ञापन फेज, इसको हम कहते हैं एज अ ज्ञापन फेज। तो याद रखना सेल ग्रोथ तो आपके यहाँ पे हो ही रही है, सेल आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स का भी रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो इतनी सी बात है और इतनी सी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एस फेज। देख लो आप अगर पिक्चर याद करो, ये वो जीवन फेज एंड देन यू हैव द एस फेज। अब एस फेज में भी आपको सारी चीजें मालूम है, बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। सी, जब भी आप जिक्र करते हो आपके एस फेज का, जब भी आप जिक्र करते हो आपके एस फेज का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। DNA डीएनए replication. रेप्लिकेशन आपकी सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे होती है, दैट इज माय डीएनए रेप्लिकेशन। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे होता है, दैट इज माय डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद दूसरी चीज आती है, यहाँ पे आपके हिस्टोन प्रोटीन से बनाया जाता है। Histone protein. हाँ जी, हिस्टोन प्रोटीन्स को भी आप इसी फेज के अंदर आप सिंथेसाइज करोगे। सो हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एडिशनल एक और चीज याद रख लो कि सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी यहाँ पे ही होगा। सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन, सो सेंट्रियोल्स आल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन, और ये डुप्लीकेशन भी आपका हो रहा है एस फेज के अंदर। ये एक बात आपको याद रखनी कि एस फेज के अंदर रखना, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, हिस्टोन प्रोटीन भी आपके बन रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपके जो सेंट्रियोल होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, याद आ रहा है ना सेंट्रियोल आपको? वो नहीं ऐसा एक स्ट्रक्चर था? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sir, triplet वाला. 9-0. हाँ जी, 9+0, बहुत बढ़िया। वो वाला स्ट्रक्चर जो आपका था, दैट सेंट्रियोल्स आल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन। ये लोग भी अपना डुप्लीकेशन कर लेते इस फेज के अंदर। तो इतनी चीज याद रखना एस फेज में, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में। देखो एस फेज में क्या होता है ना बेटा, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो आपका डीएनए हो जाएगा डबल। एस फेज के अंदर आपका डीएनए हो जाता है डबल। तो समझो अगर आपका डीएनए है, उसका अमाउंट है आपका 2C, अज्यूम करते कि आपका डीएनए का अमाउंट है आपका 2C, तो आफ्टर एस फेज के बाद ये अमाउंट आपका हो जाएगा 4C, ठीक है। सो याद रखना कि एस फेज के बाद आपका जो डीएनए का जो अमाउंट है वो आपका डबल हो जाता है। सो एस फेज के बाद याद रखिएगा कि आपका डीएनए का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि समझो इनिशियली अगर डीएनए का अमाउंट है आपका लेट्स से 4C, इनिशियली जीवन फेज के अंदर 4C है, तो G2 फेज के अंदर आपको कितना मिलेगा डीएनए का अमाउंट? 8C. 8C, राइट। सर इसमें C centrioles हो गए? सेंट्रल्स नहीं, वापस बोलना बेटा, समझ नहीं आया, वापस सर जो बोलेगा। C होगा, C की मतलब C के स्टैंड ना ना करता है ना 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 ना, वो सिर्फ ऐसे ही एक मैंने यूनिट लिया हुआ है वहां पे, ऐसे ही नाम लिखा हुआ है जस्ट टू। मैं वहां पे x भी लिख सकता था बेटा, C को सेंट्रियोल से कुछ काम है, मैं वहां पे 2x भी लिख सकता था वहां पे। आई जस्ट राइट ओवर देयर C ओवर देयर, ठीक है। Yes, sir. तो कंटेंट है वो, सो इतना कंटेंट है, उसका डबल कर दिया हमने। C का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ना ही उसकी कोई वैल्यू है। सो याद रखना, सो यहाँ पे आपका होता है डबल आपका डीएनए आफ्टर एस फेज। अब ये तो चलो आपको याद रह जाएगा, इसको लेके कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है नहीं। बात आपको ये समझनी है कि डीएनए डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर आपका डबल नहीं होता। याद रखना ये बात, दैट योर डीएनए गेट्स डबल्ड, डीएनए कंटेंट गेट्स, एक सेकेंड, गेट्स डबल्ड, ये आपका दुगना हो जाएगा, ये तो आपका दुगना हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर आपका सेम ही रहता है, लेकिन आपका डीएनए का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये समझाने के पहले पहले मुझे ये बताओ
क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बाकी ये तो मैं आपको समझा दूंगा कि यार क्रोमोसोम नंबर क्यों आपका डबल नहीं होता, वो आपका सेम रहता है। ठीक है, डीएनए आपका बढ़ जाएगा, डीएनए कंटेंट विल गेट डबल्ड, बट क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये पता है क्या है कि अगर आपका स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नंबर था आपका 2n, तो आपके एस फेज के बाद भी आपका 2n ही रहेगा। सो अगर G1 फेज में आपका 2n था, तो एस फेज के बाद आप G2 फेज में अगर क्रोमोसोम को काउंट करोगे, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2n ओनली, वो डबल नहीं होता। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आपका डबल नहीं होता, वो आपका रहता है सेम। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे। सी we'll see that statement later। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ये चीज ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी चीज इसमें समझना है ना, या समझ तो आ ही जाएगा आपको, अगर कोई चीज लगे कि रिपीट करनी है तो प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये रिपीट करना है, आई विल रिपीटिंग दैट थिंग। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स से मेरा क्रोमोसोम यहाँ पे है, आई हैव दिस क्रोमोसोम ओवर हियर। ठीक है, समझिए आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो आपके बॉडी में क्या होगा, इसका एक और कॉपी होगा, विल हैव वन मोर कॉपी क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, अगर आपके बॉडी में ये है आपका क्रोमोसोम नंबर 2, तो इसका आपको एक और कॉपी यहाँ पे मिल जाएगा, सो विल गेट टू सी वन मोर कॉपी ओवर हियर। तो क्रोमोसोम 2 का आपको यहाँ पे एक और कॉपी मिलेगा देखने के लिए, सो दैट इज माय क्रोमोसोम नंबर 2 ओवर हियर, राइट। अगर आपका होता है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है, तो आपके अंदर आपको एक और इसका कॉपी मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिए कि आप डिप्लॉयड है, हम सब डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड का मतलब ही होता है कि हमारे पास 2 कॉपी आपको मिलती है क्रोमोसोम की। ठीक है, वी आर ऑल डिप्लॉयड, तो ऐसे करते करते हुए आपके 23 पेयर होंगे, हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी आपको मिलती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सो दिस इज माय डिप्लॉयड कंडीशन, राइट। ये बात आई थिंक मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी। सो वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड, है ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब देखते हैं वो यहाँ पे होगा क्या। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अज्यूम करते ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है उसकी कॉपी, राइट। सो ये है मेरा 1 और ये मेरा 1, राइट। अब जैसे ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हम क्या कहते हैं कि डीएनए का साइज अमाउंट हो गया डबल, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी, यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनता उसकी एक यहाँ पे कॉपी बन जाएगी, तो यहाँ पे आपने उसकी एक कॉपी बना ली। ठीक है, यहाँ पे भी उसकी एक कॉपी बन जाएगी, और तो डीएनए की ना, क्रोमोसोम की, डीएनए की, डीएनए आपका यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, तो बेसिकली आपका, हाँ, डीएनए का आपका यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं कि डीएनए का अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपका आपके जो क्रोमोसोम था, राइट, उसके अंदर आपको एक और क्रोमैटिड यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि समझो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम था आपका, हम कहते हैं कि जब रेप्लिकेशन होता है तो हमारे डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक और आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, अब जब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका वही वाला स्ट्रक्चर बन गया जो हमने पहले पढ़ा था, एक्स शेप वाला स्ट्रक्चर, एक्स शेप वाला आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब आप याद करो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, बीच में आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये है मेरा यहाँ पे सेंट्रोमियर, राइट। और ये एक सिंगल जो मेरा यहाँ पे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, क्रोमैटिड। तो कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अब, 2। बिल्कुल आपको 2 क्रोमैटिड यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ पे आपके 2 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बीच में आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा सिंगल क्रोमोसोमिक कहलाएगा। याद रखना, ये मेरा सिंगल क्रोमोसोमिक कहलाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे ये 2 हो गए, क्रोमोसोम जो ये पूरा के पूरा है मेरा, ये सिंगल क्रोमोसोम ही है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये भी जो मेरा क्रोमोसोम है यहाँ पे, वो मेरा सिंगल क्रोमोसोमिक कहलाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, तो अगर आप पहले देखोगे तो पहले मेरे पास 2 क्रोमोसोम थे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के पहले, और जब रेप्लिकेशन हो गया तब भी मेरे पास 2 ही है, तब भी जो मेरे पास क्रोमोसोम है यहाँ पे वो मेरे पास 2 ही है ना यहाँ पे, वो तो बढ़े नहीं। ठीक है, इसलिए बेटा आप लोग कहते हो कि आपका डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर आपका हमेशा वहां पे सेम ही रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। और कैसे डीएनए का अमाउंट डबल होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
अब मुझे सच्ची सी बताइए, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दोगे? कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रिपीट करते हैं एक बार फिर। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर देखिए। इसको समझने के लिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, वेरी ऑफन यू विल फाइंड कमिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, समझो यहाँ पे है मेरा क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है, और उसकी यहाँ पे एक कॉपी लगी हुई है। अब ये है मेरी कहानी जीवन फेज की, राइट? ये है मेरे, समझो ये मेरा कंडीशन है मेरा इन द जीवन फेज, दिस इज माय इन द जीवन फेज। ठीक है, अब जीवन फेज में अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सामने कितने क्रोमोसोम है, तो आप क्या बोलोगे? 2, राइट? सो यू हैव लाइक 1 पेयर, मैं कह सकता हूँ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, ये आप बोल सकते हो जीवन फेज के अंदर। अब आपका होता है रेप्लिकेशन, समझो आपका यहाँ पे होता है एस फेज आपका होता है, एंड नाउ एस फेज आपका खत्म हो गया। सो समझो आपका यहाँ पे हमने एस फेज कर लिया। सो नाउ वी आर डन विद द एस फेज। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यही मैं वापस से कॉपी पहले तो बनाऊंगा वहां पे। आई विल मेक अगेन दिस 2 क्रोमोसोम्स ओवर हियर। ये मेरा 3 वाला यहाँ पे एक बार बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे उसकी एक और कॉपी मैं यहाँ पे बना दूंगा। और एस फेज में आपका क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? यहाँ पे इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, राइट? सो बेसिकली डीएनए का अमाउंट हो रहा है डबल, याद रखना डीएनए का अमाउंट यहाँ पे डबल हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी की डीएनए का अमाउंट यहाँ पे हो रहा है डबल, राइट? जैसे ही आपने ये बना दिया, आपको जो एक्स वाला जो स्ट्रक्चर आपको याद था, हमने पढ़ा था, वही आपको याद करना है। बीच में आपका सेंट्रोमियर आएगा, और ये सेंट्रोमियर किन 2 चीजों को जोड़ के रखता है? इट इज अटैचिंग बोथ द क्रोमैटिड्स। Chromatin. क्रोमैटिड्स है यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले क्या क्रोमैटिड किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, आपका आंसर यहाँ पे होगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई आपका टीचर पूछता है कि अभी क्रोमोसोम का नंबर कितना है, तब भी आप 2 ही बोलोगे। पहले भी 2 थे, राइट? पहले भी आपके क्रोमोसोम यहाँ पे थे, टोटल आपके 2 आपके सामने, और अभी भी 2 ही है। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि 4 हो गए। ये जो सिंगल यूनिट होता है बेटा, इसको हम सिंगल क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे। दिस विल बी काउंटेड एज अ सिंगल क्रोमोसोम, और इसको भी हम काउंट करेंगे एज अ सिंगल क्रोमोसोम। क्या अब ये बात सबको क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। सो या प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग, राइट? तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो याद रखना डीएनए कंटेंट डबल होगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। तो इसी तरीके से ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, इस स्टेटमेंट को आप हमेशा याद रखेंगे कि डीएनए कंटेंट, हाँ जी ये तो आपका बढ़ जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर आपका कभी नहीं बढ़ता। जो है वो वही रहता है, वो कभी आपका बढ़ेगा नहीं। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेल ग्रोथ यूजुअली इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। वो हम जानते हैं, हमारा होता है एस फेज, राइट? The cell cycle is divided into like 2 basic phase, interphase and your M phase। ये आपके 2 फेज होते हैं आपके यहाँ पे सेल साइकिल के। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से 1 घंटा किसके लिए लगता है? एम फेज के लिए फेज। एम फेज ने यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा लगाना है टू कंप्लीट द सेल साइकिल। बिल्कुल सी बात है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इंटरफेस की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेल ग्रोज इन साइज, राइट, प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेज इज अ मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। बहुत एक्टिव होता है, प्रोटीन बन रहे होते हैं, आरएनए बन रहे होते हैं, काफी चीजें वहां पे आपकी हो रही होती है। सो इट्स अ वेरी एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन फॉर द सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल। इतना टाइम लगता है सेल साइकिल के लिए पूरा कंप्लीट होने के लिए। एंड सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। सो पूरे सेल साइकिल में से सेल डिवीजन को सिर्फ 1 घंटा लगता है, बाकी का टाइम आप स्पेंड कर रहे हो फॉर प्रिपरेशन। इसलिए कहते हैं 95% टाइम आप स्पेंड करते हो इन द इंटरफेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें देख सकते हो। यू कैन सी यू हैव योर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। यहाँ पे आपको एक और फेज दिखेगा, यहाँ पे आपको एक और फेज आपको यहाँ पे दिखा है, दैट इज माय G0 फेज। ठीक है, अब G0 फेज क्या होता है वो भी हम समझते हैं, आगे वाली स्लाइड में हम समझेंगे ये बेसिकली है क्या आपका यहाँ पे। सो G0 फेज याद रखना, आपके M फेज के बाद, आपके सेल डिवाइड करने के बाद, कई बार क्या होता है ना बेटा कि कुछ सेल होते हैं जो बार बार डिवाइड नहीं करते हैं, ओकेजनली डिवाइड करते हैं। याद रखना, कुछ सेल्स होते हैं जो आपके ओकेजनली डिवाइड करते हैं, वो बार बार डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर एक सेल है जो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट वो डिवाइड नहीं कर रहा,
तो आप बोल सकते हो कि यार वो मेरा सेल है मेरा G0 फेज के अंदर. So you can say that that cell is in the G0 phase. So now, when you have a cell, when a cell is metabolically active मतलब सारे काम वो कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, but does not divide, लेकिन वो डिवाइड नहीं करता. उसने डिसाइड किया कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा. तो ऐसे सेल्स को हम कह सकते हैं, अगर कोई आपको ऐसा सेल दिख जाता है कभी, तो आप बोल सकते हो कि वो जो मेरा सेल है यहाँ पे, इट इज इन द G0 स्टेट. सो G0 स्टेट में जो आपको सेल मिलेगा वो आपका एक्टिव तो होगा, वो अपने सारे काम कर रहा होगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा. इट विल नॉट अंडरगो द डिवीजन, राइट. तो एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं यहाँ पे जीरो स्टेट. उसको हम एक बार फिर आगे देखेंगे. सो वी ट्राई टू सी दैट एज वेल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपका इंटरफेस को हमने डिवाइड किया हुआ है G1 S प्लस G2 फेज, ये आप लोग जानते हो, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट. G1 फेज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. G1 फेज इस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है बट डज नॉट रेप्लिकेट द डीएनए. ये बात तो हम लोग जानते हैं. G1 phase is a period when the cell grows and carries out a normal metabolism. बिल्कुल एक्टिव होता है, ग्रो करता है, सारी एक्टिविटी करता है. ये याद रखना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन occurs in this phase. आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या दूसरे जितने भी आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे आपके डुप्लीकेट करते हैं इस फेज के अंदर. ड्यूरिंग G1 सेल रैपिडली सिंथेसाइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. आपका आरएनए एंड प्रोटीन आपके काफी ज्यादा आपके बन जाएंगे. हमने देखा था कि यार आरएनए आपका G2 फेज में बन रहा है, यहाँ पे भी आपको आरएनए बनते हुए आपको मिल जाएगा. यस सर. तो ये चीज भी आपने यहाँ पे रखनी याद, राइट. उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं एस फेज की. ना, एस फेज इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, जिसको मुझे आपको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है. ऑल दोस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, राइट. डीएनए बनता है यहाँ पे आपका, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं. याद रखना, अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल विल गेट डबल, राइट. इफ द इनिशियल अमाउंट इज 2C, बाद में आपको मिलता है वो हो जाता है आपका 4C. और याद रखना, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पे नहीं इंक्रीज होने वाला. ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद. याद रखना, दिस सेल डिवीजन एस फेज में आपका होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे. सेंट्रियोल्स आल्सो अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. अब आपका यहाँ पे आता है G2 फेज. G2 फेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा. सो व्हेन वी डिस्कस G2 फेज, उसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है. आप लोग भी मुझे बता दीजिए, G2 फेज के अंदर क्या क्या होता है जनरली? आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस. बस यही दो मेन चीजें होती है मेनली बेटा G2 फेज के अंदर. यहाँ पे आपका होगा आरएनए सिंथेसिस, मेनली काफी ज्यादा आपका आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे होता है. आप बेसिकली रेडी कर रहे हो अपने आप को एम फेज के लिए, एंड देन यू विल हैव योर प्रोटीन सिंथेसिस. ये दो चीजें आपके लग जानी होते हुए आपके जी फेज के अंदर. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. चलिए. So during the G2 phase, protein are synthesized in the preparation for the mitosis while the cell growth continues. G2 phase is a period of my cytoplasmic growth. तो ये टाइम पे आपको सेल ग्रोथ भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको होते हुए आपको मिल जाएगी. सेल ग्रोथ तो बेटा ओवरऑल हर जगह हो रही होती है, G1 हो या G2 phase हो. So you find growth of cell is something also you will find happening over here. So that is my G2 phase. ठीक है. अब एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट देखने के पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 95%. काफी तेजी से, हाँ जी, बड़े तेजी से आप लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ठीक आंसर यहाँ पे 95%. ये वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए, अनम्यूट करके फटाफट अपना आंसर बता दीजिए. आप लोग यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है? बिल्कुल सही, ये आएगा यहाँ पे एस फेज. ठीक है, राइट. इस क्वेश्चन के लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन के लिए आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज, तो फटाफट हैंड रेज करिए इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से. सो नाउ आई कैन सी फ्यू पीपल रेज देयर हैंड. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड. बताइए समृद्धि, क्या आंसर होगा इसके अंदर? ध्यान से बताइएगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. यस, यू विल हैव द G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन यू हैव द M फेज. तो ये रहता है आपका करेक्ट. कई बार एग्जाम में वो लोग ये भी पूछ लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये नीट का क्वेश्चन आ गया, ये ध्यान से करना पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज ऑफ द इंटरफेज. आपको सही स्टेटमेंट यहाँ बतानी है इंटरफेज के कॉन्टेक्स्ट में, G1 फेज के कॉन्टेक्स्ट. ऑप्शन सी.
अरे 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 बेटा हैंड रेज करना, बेटा हैंड रेज करना है। सॉरी। ठीक है, बताइए पलक क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सी। पलक को ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे। अंशिका बताइए आपको क्या आंसर लग रहा है इसके अंदर? ऑप्शन सी। दो अंशिका हमारे पास, आई थिंक दोनों को ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल से बेटा यहाँ पे ऑप्शन से आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सेल आपका ग्रो करेगा यहाँ पे, वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है, बट आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे नहीं हो रहा होता। सो दैट इज समथिंग सी लेके आपका ऑप्शन जो यहाँ पे आपका है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। सो ये सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन हैंड रेज करेंगे आप लोग। सम डिवाइडिंग सेल्स exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called as my quiescent stage, जिसे हम कहते हैं G0 stage. This process occur at the end of, ये आपका कब होता है? G0 stage आपका आता कब है? So कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। कोमल हमें बताएंगी क्या आंसर हो सकता है बेटा कोमल इसके अंदर? सर ऑप्शन ए। कोमल यहाँ पे कह रही है ऑप्शन। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। एंड मोनिका आपको? ऑप्शन ए। राइट, बिल्कुल। एम फेज के बाद बिल्कुल जैसे आपका माइटोसिस खत्म होता है, आपने एक नया सेल बन गया, उसके बाद आपका सेल डिवाइड नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मैं इनएक्टिव रहूंगा इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, मैं आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी करूंगा, बट अब मैं और सेल साइकिल रन करना नहीं चाहता, मैं सेल डिवाइड नहीं होना चाहता। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज माय क्विसेंट स्टेज, और ये आपका होता है G0 स्टेज। यहाँ पे इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे G0 स्टेज, और ये आपका आता है आफ्टर द एम फेज। ये एम फेज के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपके नीट 2020 का क्वेश्चन था, तो ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। राइट, ये अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। स्टिल आप लोग मुझे अनम्यूट करके इसका आंसर बता सकते हो डायरेक्टली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ऑप्शन ए। यस। अगर आप देखोगे ना तो हर साल वो लोग सेल साइकिल में से क्वेश्चन बना के पूछते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको देखना पड़ता है। अब इसके लिए आप हैंड रेज करोगे। बताइए मुस्कान क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। राइट। अच्छा मुस्कान, आपसे जानना चाहूंगा मैं, G1 और G2 फेज में से कौन से फेज के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करते हैं? सर G1 फेज। राइट, G1 फेज के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों से कलेक्टिवली मैं पूछना चाहूंगा, इन सारे फेज में से कौन से फेज के अंदर आपका हिस्टोन प्रोटीन बनता है? एस फेज। एस फेज। राइट राइट, यहाँ से आपका हिस्टोन प्रोटीन आपका बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप फिर हैंड रेज करिएगा। ठीक है, व्हेन अ सेल हैज अ स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक, मतलब आपको मैं इसको अगर मैं फिलहाल शॉर्ट में इसको समझाऊं तो स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक मतलब डीएनए में आपका यहाँ पे है एरर, डीएनए में आपका यहाँ पे आ चुका है एरर। सो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ अभी, ये डीएनए में आपका यहाँ पे एरर आ चुका है। ठीक है, सो व्हेन अ सेल हैज अ स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक, which checkpoint should be predominantly activated? I think डीएनए एरर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो काफी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी यस सर, ऑप्शन बी। अरे रुको, हैंड रेज करना है बेटा, हैंड रेज करना है आपको। Why people unmute themselves an answer? मोनिका बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के यहाँ पे मोनिका। आरुषि आपको क्या लग रहा है? आरुषि ने हैंड तो रेज किया बेटा यहाँ पे। सर ऑप्शन बी। आरुषि को भी ऑप्शन बी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो मुझे बताइए ऑप्शन ए क्या होता है बेटा? ऑप्शन ए में कौन सा चेक पॉइंट आएगा? ऑप्शन ए में वो चेक करेगा कि मतलब प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस हो चुके हैं। प्रोटीन सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है? कौन सा होता है? कौन सा होता है ये? चेक पॉइंट 1। चेक पॉइंट 1। सीमा चेक पॉइंट नंबर 2। और जो ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो वो चेक पॉइंट नंबर कौन सा होता है? चेक पॉइंट 2। चेक पॉइंट 2। ठीक है, ये मेरा होता है चेक पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मुझे अब ये बताइए आप कि इन चेक पॉइंट्स पे कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं? सर जो जी एंड हाँ, साइक्लिन एंड सीडीआर। साइक्लिन एंड सीडीआर नहीं, सीडी के सीडी मेरा के आर जैसा दिखता होगा लेकिन वो के है। सो साइक्लिन एंड सीडी के आर द टू प्रोटीन व्हिच आर बीन इन्वॉल्वड इन द चेक पॉइंट्स। यस, याद रखना, अगर डीएनए एरर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है देन यू विल फाइंड कि आपका चेक पॉइंट नंबर 2 एंड एम फेज के बीच में आपका होगा चेक पॉइंट। सो बेसिकली G2 एंड एम फेज के बीच में जो चेक पॉइंट होता है
वो आपका यहाँ पे होगा एक्टिव. सो यू विल हैव दिस चेक पॉइंट नंबर 2 व्हिच विल गेट एक्टिवेटेड ओवर हियर. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द Yes, क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, राइट. ये वाला क्वेश्चन भी हैंड रेज करेंगे आप लोग, कोई अनम्यूट करके आंसर नहीं करेगा. हैंड रेज करेंगे आप लोग इन द एस फेस ऑफ द सेल साइकिल. बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पे सही. मुस्कान ने हैंड रेज कर दिया है, बताइए मुस्कान. Sir, option A. मुस्कान कह रही है ऑप्शन है. देन वी हैव आरुषि, आप बताना चाहेंगे क्या आंसर हो सकता है? Sir, option A. ठीक है, राइट. देन वी हैव अंशु, अंशिका, आपको क्या लग रहा है? So option A. राइट. सो बिल्कुल सही बात है, आप सबका आंसर यहाँ पे सही ऑप्शन है. द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल. बिल्कुल. तो एस सेल के एस फेज में याद रखना कि आपका अमाउंट ऑफ डीएनए जो आपका होगा यहाँ पे आपके डबल हो जाता है. तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन माय एस फेज. क्या यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपका बढ़ेगा? No, No, sir. no, No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं बढ़ेगा. राइट. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन ओवर. तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं. और भी क्वेश्चन है जो हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल इतने आप क्वेश्चन याद रखना. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा G0 फेज के बारे में बताना चाहूंगा. सो आई जस्ट ट्राई टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट G0 फेज. I'll give you few examples over here. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे G0 फेज के बारे में. मैंने इतना तो आपको बता दिया कि सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन वो आपका डिवाइड नहीं कर रहा. ठीक है, वो आपका डिवाइड नहीं कर रहा. सो दैट इज माय G0 फेज. मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेल है. अब G0 फेज में आपके दो टाइप के सेल आ सकते हैं जो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं. जैसे कि आपका होगा कार्डियक सेल्स या कार्डियक सेल्स. याद रखना, कार्डियक सेल्स आपके डिवाइड नहीं करते हैं. सो कार्डियक सेल्स जो आपके होते हैं यहाँ पे, वो आपके कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे. कार्डियक सेल मतलब आपके हार्ट सेल्स. हार्ट सेल्स याद रखना, ये आपके डिवाइड नहीं करते हैं. सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द G0 स्टेट, ऑलवेज. उसके अलावा कुछ ऐसे सेल होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं. देयर आर सम सेल्स which divide occasionally. So you will have some cell which will divide occasionally. So occasionally dividing cell. So occasionally जो आपके सेल डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड क्यों करते होंगे? तो कई बार क्या होता है कि आपकी समझ लो कोई इंजरी हो गई या उन सेल्स को रिप्लेस करना हुआ, तो ये लोग तब करेंगे डिवाइड. सो ये डिवाइड कब करेंगे? जब आपको कोई सेल को रिप्लेस करना हो. सो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स, एक सेल मर गया, दूसरे सेल को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट के टाइम पे, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, वो टाइम पे आप इनको करोगे डिवाइड. ठीक है, आप ये लोग डिवाइड करते हैं. उसके अलावा दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ G0 स्टेट. तो इसके अलावा दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन इनएक्टिव कंडीशन. तो ये बात याद रखना कि कुछ सेल डिवाइड करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए डिवाइड करते हैं. अदर देन दैट दे विल रिमेन इन द इनएक्टिव कंडीशन. उसके अलावा वो लोग इनएक्टिव कंडीशन में रहेंगे वहां पे. लाइक वो लोग डिवाइड नहीं करेंगे, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन. जैसे आपका हार्ट सेल हो गया, ये आपका डिवीजन शो नहीं करता. एंड मेनी अदर सेल ओनली ओकेजनली as needed to replace cells they have been lost that have been lost because of injury of a cell death. तो और कुछ सेल होते हैं जो सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं जब उनकी जरूरत होती है तब. राइट. These cells do not divide further, exit the G1 phase. ये G1 फेज को छोड़ देते हैं. बेसिकली इनका काम यहाँ पे होता है कि G1 फेज के अंदर ये लोग नहीं रहते, उसे छोड़ देते हैं. एंड दे गेट इनटू द इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ G0 स्टेज या क्विसेंट स्टेज. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट ये लोग इस स्टेज में आके रुक जाते हैं. ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रख लेना. एक तो हार्ट सेल का आप यहाँ पे एग्जांपल याद रख सकते हो. हार्ट सेल के अलावा यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ योर लाइक अदर सेल्स जो सिर्फ दूसरे सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ही आपके डिवाइड करते हैं, बाकी वो लोग डिवाइड नहीं करते हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन नो ओवर हियर. राइट. तो यहाँ पे हमने हमारा सेल साइकिल पूरा कंप्लीटली हमारा हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द माइटोसिस. अब हमारे हम एम फेज के यहाँ पे करेंगे बात. सो नाउ वी विल डिस्कस समथिंग लाइक योर एम फेज. और इस एम फेज के अंदर हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे माइटोसिस की. बेसिकली अब माइटोसिस में होता क्या है ना कि आपको इसके अंदर कई सारे डिफरेंट स्टेज मिलेंगे. राइट. यू हैव डिफरेंट स्टेज ओवर हियर. तो आपका सबसे पहला जो स्टेज आपको यहाँ पता है दैट इज माय प्रोफेज.
So you'll have something like your prophase. Then आपका होता है यहाँ पे आपका सेकंड आपका यहाँ पे होगा मेटाफेज. उसके बाद कौन सा होता है याद नहीं आ रहा मुझे. एनाफेज. Anaphase. Anaphase. उसके बाद वाला भी याद नहीं आ रहा, Telophase. वो भी बता दो. Telophase. टेलोफेज. Telophase. Telophase. ऑलराइट, देन you'll have the telophase. ठीक है. तो ये होते हैं आपके सारे के सारे फेज यहाँ पे, बिल्कुल सी बात. और एंड में फिर आपका होता है साइटोकाइनेसिस. देन यू विल हैव योर साइटोकाइनेसिस. फिर आपका सेल डिवीजन हो जाता है बेसिकली आपके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस. तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपको जो एम फेज यहाँ पे होता है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो. एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जिसमें आपका होगा आपका न्यूक्लियर डिवीजन. सो बेसिकली यहाँ पे हम हमारे क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं. और दूसरा आपका यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर आप पूरा डिवाइड करते हो. बिल्कुल सही, जिसके अंदर आप अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हो. So karyokinesis and you have a cytokinesis. तो दो पार्ट्स में हम यहाँ पे एम्फेस को डिवाइड करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपका यहाँ पे होता है. तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि यार क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, वो सब को हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज माय कैरियोकाइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस के अंदर आपका सिर्फ आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे हम लोग. अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कुछ चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले सिखाई थी. मुझे बताइए सबसे बढ़िया टाइम आपके क्रोमोसोम को स्टडी करने का कौन सा होता है? Metaphase. Metaphase. मेटाफेज. मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो होते हैं वो एक्टिव सेल होते हैं, तो डिवीजन जो होती है वो अच्छी तरह से होती है, इसलिए. और कुछ इसके अलावा? नॉट अ वेरी. और कुछ मेटाफेज के जो सेंट्रोसोम जो होंगे वो हमें अच्छी तरह से मिल जाएंगे. ओके, ठीक है, नाइस ट्राई ऑल ऑफ यू. अब मैं बताता हूँ आपको. मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है ना कि मेरे सारे क्रोमोसोम बीच में सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं. मेटाफेज के अंदर सारे मेरे जो क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं वो बीच में आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे. लाइक दे विल बी अलाइंड इन द सेंटर. खड़े होने के बाद दे विल बी अलाइंड इन द सेंटर. और सबसे बेस्ट टाइम होता है उनको स्टडी करने का. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इनका साइज जो होता है वो काफी ऐसे लाइक छोटा हो चुका होता है एंड दे आर वेरी लाइक कॉम्पैक्ट. तो उनको आप काफी इजीली आप स्टडी कर सकते हो. तो ये दो रीजंस याद रखना. दे हैव अ वेरी शॉर्टर साइज एंड दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज एंड दे आर इन द सेंटर. क्योंकि ये दो रीजन आपके यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से आप इन्हें इजीली आप समझ पाते हो, स्टडी कर पाते हो. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही सिखाई थी. क्वेश्चन आपसे ये है मेरा यहाँ पे कि सेल साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल के अंदर फोरो फॉर्मेशन होगा. कुछ याद आ रहा है आपको? ये फोरो फॉर्मेशन ये जो फोरो, माइक्रोफिलामेंट में होता है. हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे. ये फोरो फॉर्मेशन कौन करता है? कौन से फिलामेंट करता है? माइक्रोफिलामेंट. आप लोग तो याद रखते हो चीजों को, राइट? सो फोरो फॉर्मेशन याद रखिएगा, हमने पढ़ा था. वी हैव दिस माइक्रोफिलामेंट जो आपका फोरो फॉर्मेशन में आपकी करता है यहाँ पे मदद. सो माइक्रोफिलामेंट आपके यहाँ पे होंगे इन्वॉल्व. ठीक है, आई होप सबको याद आ रहा होगा. हमने माइक्रोफिलामेंट किया था, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूलिन किया था. अब इन तीनों में से कौन होता है जिसका डायमीटर रहेगा आपका अराउंड 8 से लेकर 10 नैनोमीटर तक? इंटरमीडिएट फिलामेंट. Intermediate. राइट, इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो डायमीटर आपका वो रह जाएगा. बिल्कुल सही बात है. और क्या होगा डायमीटर मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स का? 25 nanometer. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. राइट, सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो ये फोरो फॉर्मेशन आपका करता है माइक्रोफिलामेंट. तो चलिए, आपको याद है, अच्छी बात है. सो लेट्स जंप ऑन टू द प्रोफेज. प्रोफेज को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं. अभी आई थिंक हमारे पास इतना टाइम हम प्रोफेज को यहाँ पे समझ पाएंगे. सो लेट्स जंप ऑन द प्रोफेज एंड लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोफेज. आगे से देखते हैं, यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस बीच में आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज. सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. तो जब भी हम बात करते हैं हमारे प्रोफेज की, जब भी हम जिक्र करेंगे, हम हमारा बात करेंगे प्रोफेज की, तो यहाँ पे मैं पहले तो एक पिक्चर बना के आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि समझिए ये मेरा यहाँ पे सेल है. दिस इज माय सेल, राइट? एंड देन यू हैव योर न्यूक्लियस.
सो प्रोफेज में जो आपको सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो इसके अंदर होगा, दैट इज माय कंडेंसेशन ऑफ माय क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ chromatin into chromosome। अब इसका मतलब क्या होता है आप यहाँ पे समझिए। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये कि आपके जो थ्रेड लाइक आपके जो क्रोमैटिन है, द थ्रेड लाइक क्रोमैटिन यू हैव, वो आपका होने लगेगा सिकुड़ जाते हैं। हाँ जी, सिकुड़ जाएंगे, वो कंडेंस होने लगेंगे एंड आपको ऐसे लाइक क्रोमोसोम लाइक ऐसे थिक स्ट्रक्चर्स आपके बनने वाले आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे। सो यू फाइंड दिस क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिलने लगेंगे। तो ये चीज आपके वहां पे होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कंडेंसेशन। आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे है वो आपका कंडेंस होगा, इट विल अंडरगो कंडेंसेशन। सो ये आपका कंडेंस हो रहा है आपका यहाँ पे एंड आपका क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। सो एक तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे होगा, राइट। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअसेंबलिंग इटसेल्फ। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा मेरा यहाँ पे, nuclear membrane starts disassembling। अब डिसअसेंबलिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा, ये आपकी टूटने लगती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी, तो बेसिकली आपकी रहेगी यहाँ पे टूटने। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टूटते समय कैसे दिखेगी, जस्ट लेट मी टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक। आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी वो ब्रेक होने लगेगी यहाँ पे। सो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग ओवर हियर। तो आपको ऐसे दिखने लगेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस विल स्टार्ट हैपनिंग ओवर हियर। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअसेंबलिंग, या मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। जो भी आप याद रख सकते हो, just at that point over here आपके सेंट्रियोल्स। रिपीट कर सकते भी आपने क्या बोला? हाँ मैं वापस बोलता हूँ, देखिए आप हमने पहले यहाँ पे क्या देखा कि आपके जो क्रोमोसोम था, यहाँ पे आपका जो क्रोमैटिन था वो आपका कंडेंस होता है एंड इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम। वो आपका कंडेंस होगा, सिकुड़ जाएगा एंड विल फॉर्म द क्रोमोसोम, ठीक है। उसके साथ जो सेकंड पार्ट हमने बोला कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ब्रेकआउट होने लगेगी, वो आपकी ब्रेक होने लगेगी यहाँ पे। उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअसेंबलिंग, मतलब वो टूटने लगेगी। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि प्रोफेज खत्म होते हुए आपकी पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी चली जाती है। सो बाय द एंड ऑफ प्रोफेज आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे नहीं रहती, वो आपकी बिल्कुल निकल चुकी होती है। यहाँ पे वो प्रोसेस चालू हो चुका है, यहाँ पे वो प्रोसेस आपका चालू हो चुका है। सो दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग आप याद रखना कि आपके जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो आपके जो सेंट्रियोल्स थे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। ये अपने अपने पोल की तरफ जाना चालू कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो सेंट्रियोल्स हमने डुप्लीकेट कर लिए थे, तो आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, हाँ जी, ये दे विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। अपने अपने पोल की तरफ ये लोग तैर के, नॉट तैर के, बट जाना ये लोग चालू कर देंगे। सो दे विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। ये समझो यहाँ पे जा रहा है, ये समझो आपका यहाँ पे जा रहा है, राइट। क्योंकि सेल मैंने अनइवन शेप का बनाया है इसलिए वो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट यस याद रखना, योर सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। Centrioles start moving towards their respective pole। दोनों अपने अपने पोल की तरफ जाना चालू करते हैं। मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखिए, राइट। इसमें हम और भी चीजें ऐड करेंगे और इसके अंदर मुझे 2 चीजें ऐड करनी है, बट फिलहाल आप इतनी चीजें रखना कि सेंट्रियोल्स आपके जाने लगे आपके पोल की तरफ, ये आपको यहाँ पे जाते हुए आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जाने लगी, इट हैज स्टार्ट डिसअसेंबलिंग इटसेल्फ, वो आपके यहाँ पे डिस्ट्रॉय या ब्रेक होने लगी आपके वहाँ पे। और उसके साथ साथ आपका जो क्रोमैटिन है वो आपका कंडेंस हो चुका है आपके क्रोमोसोम के अंदर। तो ये इवेंट्स आपके होते हैं जो आपके प्रोफेज में आपके यहाँ पे होने लगेंगे। दीज आर द इवेंट्स व्हिच फाइंड स्टार्ट हैपनिंग इन द प्रोफेज। क्या इतने इवेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दीज इवेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइटोसिस बड़ा
सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, आप सीख जाओगे काफी फटाफट, आप सीख जाओगे। वैसे भी आप सबके सब यहाँ पे काफी तेज हैं, सो यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट, बट यस यू विल हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ताकि कितना भी कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आप लोग उसे हैंडल कर पाओ। सो दैट इज समथिंग वी विल हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। सो इतना आप याद रखना, एंड मैं आपके साथ और क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो प्लीज उन्हें भी करिएगा बाद में आप, ठीक है। सो आज के क्लास के बाद मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार जाके सेल साइकिल पढ़िए खुद से, एक बार उसे देखिए, एंड कोई चीज अगर समझ नहीं आती तो बताइए। जब हम लोग वापस से मिलेंगे कल आपका क्लास है, याद रखिएगा स्कूल में छुट्टी है, अवंती की क्लासेस चालू है, तो ये मत करना स्कूल में छुट्टी है तो यार आप भी छुट्टी पता चल जाए बच्चे नहीं आ रहे सडनली गायब। So yeah, make sure that you join the class, and हम कल हमारा माइटोसिस खत्म कर लेंगे, very likely हमारा माइटोसिस खत्म हो जाएगा कल। It's not a very lengthy topic, तो हो जाता है खत्म, ठीक है। All right, so these are the things which we have done आज की क्लास के अंदर. Now before we wrap up the class, let's run